गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग एलएमएनयू फिज़िक्स ऑनर्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक माइकलसन एंड मॉर्ले एक्सपेरिमेंट को डिस्कस करेंगे। आप ये वीडियो देख के नोट्स भी बना सकते हैं। टॉपिक का नाम है माइकलसन एंड मॉर्ले एक्सपेरिमेंट। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और ये अल्टरनेट ईयर पे पूछा भी जाता है। रिलेटिविटी का ये टॉपिक है। तो देखते हैं कि माइकलसन एंड मॉर्ले एक्सपेरिमेंट क्यों परफॉर्म किया गया था। तो ये है डेफिनेशन, मैं पढ़ के बता देती हूँ। द एक्सपेरिमेंट वाज परफॉर्म बाय माइकलसन एंड मॉर्ले टू डिटरमाइन द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ लाइट विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ और टू कंफर्म द प्रेजेंस ऑफ अर्थ। इसका मतलब ये हुआ कि जो माइकलसन एंड मॉर्ले जो थे वो पता करना चाहते थे क्या जो वेलोसिटी है, लाइट का जो वेलोसिटी है और स्पेस में क्या ईथर प्रेजेंट है या नहीं। मतलब कि स्पेस में ऐसा माना जाता है कि कुछ भी नहीं प्रेजेंट है, वो वैक्यूम है। बट इन पहले ये प्रिडिक्ट किया गया, हाइपोथेसिस था इनका कि एक ईथर नाम का कोई मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है जिसकी वेलोसिटी v है। और यहाँ पे ये कैलकुलेट करने की कोशिश की गई है कि अगर अर्थ मूव कर रहा है, अर्थ पे अगर आ रहा है लाइट, अर्थ भी मूव कर रहा है, तो क्या अर्थ के मोमेंट का इफ़ेक्ट भी लाइट के मोमेंट पे होता है। तो ऐसा प्रिडिक्ट करने के लिए उन्होंने एक एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट करी है। जो देखते हैं कि यहाँ पे एक मिरर है, ये M1 है और यहाँ पे एक सोर्स, मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट है, ये लेंस L है और उसको एक पार्शली सिल्वर्ड ग्लास प्लेट जो कि 45 डिग्री एंगल पे रखा हुआ है उससे पास करवाया जाता है। उससे जैसे ही पास करवाया जाता है वो दो एंगल में डिफ्लेक्ट होता है। एक तो ट्रांसमिट हो जाता है ऑन द सेम एंगल और मिरर 2 पे चला जाता है। यहाँ पे मिरर 2 है, मिरर 2 पे चला जाता है और एक रिफ्लेक्ट होता है 90 डिग्री पर और यहाँ पे जाके मिरर 1 पे मिलता है और फिर ये बैक हो जाता है, ये लाइट फिर बैक हो जाता है और दोनों बैक होने के बाद ये टेलीस्कोप की साइड आता है जहाँ पे एक इंटरफेरेंस पैटर्न बनेगा। ये टेलीस्कोप हमारा है और यहाँ से हम देखेंगे कि ये लाइट का जो इंटरफेरेंस बना है उसमें फ्रिंज शिफ्ट आया है या नहीं आया है। तो आप ये डायग्राम को बहुत अच्छे से देख लें, एग्ज़ाम में ऐसे ही बनाना है। सोर्स ऑफ लाइट एस है, एस अ सोर्स ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट and G इज अ पार्शियली सिल्वर्ड ग्लास प्लेट। ये रहा G हमारा और C है कॉम्पेंसेटिंग प्लेट। इसका मतलब ये है कि जो ट्रांसमिटेड लाइट को पाथ तो हम यहाँ पे दिखा दिए, अगर लेकिन दोनों का पाथ एक जगह दिखाने पे में बहुत क्लियर नहीं होता है तो उसको एग्ज्यूम कर लेते हैं कि ये ग्लास वही सेम ग्लास है। उसको डॉटेड लाइन से बनाएंगे C को और दिखाएंगे कि ये वाला जो लाइट, ये रिफ्लेक्टिंग वाला जो था वो ऊपर दिखा दिए, ये जो ट्रांसमिटेड लाइट है सेम एंगल पे जो जा रहा है वो किस कैसे टर्न लेगा, टर्न होके मिरर M2 पे आएगा। M2 पे जैसे ही आएगा वो पॉइंट B पे 90 डिग्री पे पॉइंट A पे आके स्ट्राइक करेगा और फिर सेम पाथ पे ये रिटर्न होके G तक पहुंच जाएगा। तो C हो गया हमारा। उसके बाद है हमारा M1 एंड M2। M1 एंड M2 दोनों जो मिरर है वो हाईली पॉलिश्ड प्लेन ग्लास मिरर है। T हमने जैसे बताया कि ये टेलीस्कोप है। L कन्वर्जिंग लेंस है। यहाँ पे जो सोर्स ऑफ लाइट जो भी है वो जैसे ही लेंस पे आएगा वो कन्वर्ज करके इस पाथ पे चला जाएगा। तो अब इसका वर्किंग क्या होगा। वर्किंग देखिए कैसे होगा कि जैसे ही सोर्स ऑफ लाइट यहाँ से आया, कन्वर्जिंग लेंस से कन्वर्ज होके ये G पे आएगा। G पे यहाँ पे जैसे ही आएगा ये 2 पाथ में होगा। एक जो बीम होगा, ये जो बीम आएगा ये 2 पाथ पे रिफ्लेक्ट होगा। एक होगा ट्रांसमिटेड, कुछ यहाँ पे ट्रांसमिट होगा। इसका मतलब हुआ कि सेम एंगल पे जाके वो रहेगा, मतलब जो लाइन है वही लाइन पे होगा, मतलब ये यहाँ पे आएगा। और एक रिफ्लेक्ट होगा। आपको पता है रिफ्लेक्शन क्या होता है, किसी पाथ पे वो रिफ्लेक्ट होता है, किसी एंगल पे रिफ्लेक्ट होगा तो यहाँ पे जो है ये 90 डिग्री पे ये रिफ्लेक्ट होगा। तो इसको रिफ्लेक्ट होने के बाद ये फिर से यहाँ पे कम बैक होगा G तक और टेलीस्कोप के बाद हम देखेंगे। तो इसको देख लेते हैं कि कैसे लिखना है हमें, एग्ज़ाम में हम कैसे इसको लिखेंगे। तो वर्किंग में a beam of light from a monochromatic source S
फॉल्स अपॉन अ सेमी सिल्वर्ड ग्लास प्लेट जी, यहाँ पे जी पे, और प्लेस एट 45 डिग्री टू द बीम एंड इज़ पार्शियली रिफ्लेक्टेड एंड पार्शियली ट्रांसमिटेड। जैसा कि हमने बताया कि कुछ ट्रांसमिट होगा और कुछ रिफ्लेक्ट होगा। तो जो पहला है रिफ्लेक्टेड लाइट, द रिफ्लेक्टेड पोर्शन ट्रेवल्स इन अ डायरेक्शन एट राइट एंगल 90 डिग्री के ऊपर जा रहा है, ऐसे ये वाला मिरर 1 के डायरेक्शन में 90 डिग्री टू दैट ऑफ इनिशियल बीम, फॉल्स नॉर्मली ऑन मिरर M1, नॉर्मली यहाँ पे आएगा, एंड इज रिफ्लेक्टेड बैक टू P, और फिर ये रिफ्लेक्टेड बैक भी हो जाएगा। फिर सेकेंड केस हमारा क्या है, ट्रांसमिटेड लाइट। ट्रांसमिटेड पोर्शन में क्या होगा, ट्रेवल्स अलोंग द डायरेक्शन, ये वाला ऐसे ही जाएगा अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द इनिशियल बीम एंड फॉल्स नॉर्मली एट A ऑन मिरर M2 एंड रिफ्लेक्टेड बैक टू P। अब जो दोनों रेज है वो द टू रेज दिस रिटर्न टू जी इंटरफेयर ऑन देयर इनिशियल जर्नी फाइनल जर्नी। अब फाइनली यहाँ पे आ रहा है, ये फाइनली जा रहा है टेलीस्कोप के साइड में, ये फाइनली जाएगा फाइनल जर्नी टुवर्ड्स द टेलीस्कोप सो दैट एन इंटरफेरेंस, कोई एक इंटरफेरेंस पैटर्न ऐसा बनेगा, पैटर्न कैन बी ऑब्जर्व एंड स्टडी विथ टेलीस्कोप, और देखा जाएगा कि इसमें क्या हुआ, सच में ईथर प्रेजेंट है वैक्यूम में या नहीं, या लाइट का जो स्पीड है वो अर्थ के मोशन के वजह से भी रिफ्लेक्ट होता है या नहीं। इसका मेन एम यही था। तो अब इसका एक्सप्रेशन देखेंगे कैसे करना है। तो देखिए, कंसिडर अ बीम ऑफ लाइट मूविंग अलोंग द GM1 एंड M1G। आप फिगर में देखें GM1G मतलब जो है M1 ये वाला मिरर इसके डायरेक्शन में, एंड 1 बीम है जो मिरर M2 है इसके डायरेक्शन में जा रहा है। अकॉर्डिंग टू दी हाइपोथेसिस में क्या लिया गया था कि कोई ईथर है स्पेस में, इसकी वेलोसिटी भी है। तो जैसे कि हम देखते हैं कि एक ऑब्जेक्ट ऐसे जा रहा है, उसके साथ ये 5 मीटर के स्पीड से जा रहा है, ये 10 मीटर के स्पीड से जा रहा है, तो इसका जो एवरेज स्पीड होगा वो 5 मीटर हो जाएगा, मतलब 10 - 5 हो जाता है, जैसे माइनस हो जाता है सेम डायरेक्शन में, और अगर अपोजिट डायरेक्शन में है तो प्लस हो जाता है। सेम वही केस है कि ईथर का जो वेलोसिटी इस डायरेक्शन में लिए हैं। तो स्पीड ऑफ लाइट अलोंग द M2 है, G के साइड में, M2 के साइड में अगर जाएंगे तो इस डायरेक्शन में है तो C - भी हो जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में C प्लस भी होगा, C प्लस भी। तो अगर सपोज करते हैं लेट T1 इज़ द टाइम रिक्वायर्ड टू ट्रांसमिट द लाइट कंप्लीट द ट्रिप, का मतलब वो आ भी रहा है और जा भी रहा है पूरा ट्रिप में, तो पूरा डिस्टेंस उसका कितना है, तो D अपॉन टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो D अपॉन C - V प्लस D अपॉन C, इसको कैलकुलेट करेंगे। इसको यहाँ पे जो यूज़ करे हैं, नीचे से गया तो माइनस का हो गया, यहाँ पे कॉमन लेके C इसको यहाँ पे बायनोमियल का यूज़ करते हुए इसको लिखा गया है। आप याद भी रख सकते हैं इसका मतलब क्या होता है। बायनोमियल में 1 माइनस एक्स अपॉन एन होता है, तो 1 माइनस एक्स इंटू एन हो जाता है, उसके बाद प्लस और होता है, तो उसी फार्मूला का यूज़ करते हुए ये लिखा गया है। फिर सेकेंड केस है जब यहाँ पे रिफ्लेक्ट करे थे हम लोग, रिफ्लेक्टिंग लाइट जो था, तो रिफ्लेक्टिंग लाइट में ऐसा नहीं है कि कोई डायरेक्शन की तरफ मूव कर रहा, तो इसमें हमको स्पीड निकालना पड़ेगा। टाइम तो T2 हम लेट कर लिए कि पूरा ट्रिप में T2 टाइम लग रहा है, बट इसको निकालना पड़ेगा कि इसमें स्पीड कितना होगा, क्योंकि परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जा रहा है। तो उसके लिए हम लोग क्या किया, एक ये लिए हैं मिरर हमारा जो M1 के जैसे जा रहा था, तो जैसे ही अर्थ भी मूव कर रहा है या ईथर जो है V से मूव कर रहा है, तो जितना टाइम में ये यहाँ तक पहुँचेगा तो ये यहाँ तक पहुँच जाएगा। तो इसको M-1 लिए हैं और इसको मिला लिए हैं। तो स्पीड ऑफ लाइट क्या है, ये C है, तो ये C हो जाएगा, और डिस्टेंस लिख रहे हैं तो CT हो जाएगा। ये अलोंग द ईथर का V है, तो इसको डिस्टेंस लिख रहे हैं तो VT हो जाएगा। यूजिंग द एज अ राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ पे बन रहा है, देख सकते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मूला यूज़ करते हुए ट्रायंगल हमने एक निकाल लिया है, इसका हाइट M1G और इसका जो कि
हाइट हो जाएगा सी रूट अंडर सी स्क्वायर माइनस भी स्क्वायर इंटू टी, तो इसका स्पीड सी इंटू रूट अंडर सी स्क्वायर माइनस भी स्क्वायर। तो T2 निकालना है, हमने T2 भी निकाल लिया है। दिस डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, इसको भी सेम वैसे ही कैलकुलेट करना है। इसका बायनोमियल का यूज 1 हो जाएगा, इसको इनटू करेंगे तो 1/2 भी स्क्वायर, ये इसका लेट इक्वेशन नंबर, इसको लेट इक्वेशन नंबर ये 2 हमारा हो गया। अब फिर से टाइम डिफरेंस दोनों में कितना है, टाइम डिफरेंस के लिए T1 माइनस T2 हो जाएगा, दोनों को माइनस करिए, ये आ जाएगा। आप यहाँ पे खुद से कैलकुलेट करके देख लीजिए, ये आएगा। फिर पाथ डिफरेंस क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम डिफरेंस, तो स्पीड इंटू टाइम, तो स्पीड c हो जाएगा, और एक मतलब एक c से यहाँ पे एक c कट गया, तो यहाँ पे ये होगा इक्वेशन 4 होगा। अब क्या करना है हमको, नाउ लेट द इंटायर इंफ्रोमीटर, मतलब जो पूरा सेटअप था, ये वाला सेटअप जो था हमारा, इसको 90 डिग्री पे अगर मतलब कर देते, टर्न कर देते थ्रू द 90 डिग्री, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमारा पहले क्या था M1 था, और यहाँ पे हमारा क्या था M2 था। अब अगर इसको 90 डिग्री पे टर्न कर देते तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा M1 हो जाएगा, और यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा M2 हो जाएगा, और यहाँ पे कुछ भी नहीं रहेगा। तो ऐसे अगर हम टर्न कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, टाइम रिक्वायर्ड फॉर G1 M1, यहाँ पे ये M1 है, सेम पाथ है, तो क्या होगा, जो इस बार मतलब ट्रांसमिटेड लाइट के लिए जो टाइम लगा था वही टाइम होगा, तो उसको ट्रांसमिटेड वाला लिखेंगे ऐसे, ट्रांसमिटेड वाला जो लाइट में टाइम लगा था वो लिखेंगे, टाइम रिक्वायर्ड फॉर G2 M1, और यहाँ पे जो रिफ्लेक्टेड वाला टाइम था वो इसमें जो अपॉन में 2 था ये वाला। फिर टाइम डिफरेंस निकालना है, टाइम डिफरेंस निकालेंगे, फिर पाथ डिफरेंस निकालेंगे, टाइम डिफरेंस, पाथ डिफरेंस, एंड देन टोटल पाथ डिफरेंस, जो इस 90 डिग्री टर्न करने के बाद जो आया और उससे पहले जो था, दोनों को ऐड करने के बाद टोटल हो जाएगा, मतलब 2 गुना हो जाएगा 2dv स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर। तो कंडीशन फॉर मैक्सिमा, जैसे कि हमने क्लास 12 में पढ़ा था कि कंडीशन ऑफ मैक्सिमा क्या होता है, जब मैक्सिमम कैसे बनेगा, तो पाथ डिफरेंस जब होता है n इंटू लैम्डा, जब नंबर ऑफ फ्रिंज शिफ्ट इंटू जो उसका वेवलेंथ होता है उसको मल्टीप्लाई करने से क्या होता है, हमको कंडीशन ऑफ मैक्सिमा मिलता है। तो पाथ डिफरेंस का हमको पता था कितना है n लैम्डा, तो n को अगर हम सब्जेक्ट बनाएंगे तो 2dv स्क्वायर अपॉन लैम्डा इंटू सी स्क्वायर, ये आ जाएगा। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये वी आई है, वी आई इसको लिख लीजिए, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला आपने ड्राइव कर लिया है। इसके बाद आप इसमें सब सारा वैल्यू रखिए। डी का वैल्यू 11 मीटर था इस एक्सपेरिमेंट में, वी का वैल्यू 3 × 10⁴ मीटर पर सेकेंड था, जो कि ईथर का स्पीड था। लैम्डा यहाँ पे जो था 5.9 × 10⁻⁻7 मीटर था। सी जो था स्पीड ऑफ लाइट क्या होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, इसका सब वैल्यू रखिए। आपको कैलकुलेट करने पे अप्रॉक्स 0.37 आ जाएगा, जो कि फ्रिंज शिफ्ट बाय कैलकुलेशन हुआ। ये हमने कैलकुलेट किया कि इतना होना चाहिए, बट यहाँ पे जो माइकलसन एंड मॉर्ले जो थे वो जो एक्सपेरिमेंट किए, बहुत बार किए, बहुत रिपीटिंग टाइम, नॉट एट अ सिंगल टाइम, और अलग अलग एंगल पे रख के अलग अलग वेदर में देखे, बट यहाँ पे क्या हुआ, देयर इज़ अ नो शिफ्ट इन फ्रिंज शिफ्ट एक्सपेरिमेंटल आ ही नहीं रहा था। इसका मतलब क्या हुआ, हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं कि जो हम कैलकुलेशन किए हैं वो क्या है, मेरा ऐसा कुछ होता ही नहीं है, वो एग्जिस्ट ही नहीं करता है। क्या है, देयर इज़ अ नो शिफ्ट इन फ्रिंज एनी सिंगल टाइम आफ्टर रिपीटिंग द एक्सपेरिमेंट मैनी टाइम्स इन डिफरेंट कंडीशन एंड डिफरेंट वेदर फॉर ईयर्स, बहुत समय तक। तो इसका कंक्लूजन ये आया कि ईथर डजंट एग्जिस्ट इन द स्पेस, इफ एग्जिस्ट इस स्पेस कांट बी डिटेक्ट फ्रॉम द एक्सपेरिमेंटल इंस्ट्रूमेंट। तो इससे हम कैलकुलेट किए कि कोई भी ईथर प्रेजेंट है ही नहीं, मतलब कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे स्पेस में प्रेजेंट है ही नहीं, वो वैक्यूम है। और हम अगर है भी तो हम इंस्ट्रूमेंट के, ये जो इंस्ट्रूमेंट अभी है हमारे पास, हम उससे डिटेक्ट नहीं कर सकते। और दूसरा ये था कि हम ये स्पीड ऑफ लाइट भी तो कर रहे थे कि स्पीड ऑफ लाइट क्या किसी और सोर्स पे भी डिपेंड होता है, जैसे अर्थ के वेलोसिटी पे, जो अर्थ मूव कर रहा है तो उस पर भी डिपेंड है। तो क्या हुआ, इसका कंक्लूजन ये आया कि द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन अ फ्री स्पेस, जो स्पेस में है,
इज सेम इन ऑल डायरेक्शन, हर एक डायरेक्शन में सेम है. इट डजेंट डिपेंड ऑन द स्पीड ऑफ लाइट फ्रॉम अदर सोर्स एज ऑब्जर्वर. ये किसी और सोर्स पे डिपेंड करता ही नहीं, किसी और के वेलोसिटी पे. स्पेस में जो भी वेलोसिटी है लाइट का, वो अर्थ के वेलोसिटी और किसी पे डिपेंड नहीं करता, वो इंडिपेंडेंट ऑफ सोर्स ऑफ ऑब्जर्वर है. Thank you for this video, watching for this video, and I hope you understand all these the topics, and you should write this note as, and you can present it in your examination paper. Definitely you got very good marks. Thank you for watching.